मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वंदना क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ वो है वसा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। वसा मैंने सॉल्व कराया था, उसके बाद मैंने कुछ मिक्स टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कराई थी, लेकिन वसा के कुछ क्वेश्चन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे मैं उसे अलग से लेकर आई हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, लिपिड्स मुख्य रूप से बने होते हैं। लिपिड्स मुख्य रूप से बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के। बी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। सी, कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस के। ये मैंने आपको पढ़ाया है। लिपिड्स मुख्य रूप से बने होते हैं ए, ऑप्शन ए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ओके। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा लिपिड का उदाहरण नहीं है। कौन सा लिपिड का उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा लिपिड नहीं है। ए, वसा, बी, तेल, सी, स्टेरॉल्स और डी, सेलुलोज। तो ये तीनों ही वसा, तेल, स्टेरॉल्स, ये सब जो है आपके लिपिड्स के उदाहरण है। सेलुलोज जो है आपका ऑप्शन डी, ये लिपिड का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो डी। फिर आइए, स्टेरॉल्स की संरचना में शामिल होते हैं। स्टेरॉल्स की संरचना में शामिल होते हैं 4 कार्बन रिंग, 3 कार्बन रिंग, 2 कार्बन रिंग, 1 कार्बन रिंग। तो स्टेरॉल्स की जो संरचना होती है उसमें 4 कार्बन रिंग शामिल होते हैं, मतलब 4 कार्बन रिंग दिखाई देते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लिपिड्स के जल अपघटन से क्या मिलता है। लिपिड्स का जब अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। ठीक है, तो लिपिड्स का जब जल अपघटन होता है तो हमको फैटी एसिड, ऑप्शन सी, फैटी एसिड प्राप्त होता है। फिर यहाँ 5वें क्वेश्चन पे आ जाइए, ट्राइग्लिसराइड किसके ईस्टर है। ट्राइग्लिसराइड किसके ईस्टर है। ए, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड, सी, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का ईस्टर होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है, फास्फोलिपिड में होता है। फास्फोलिपिड्स में होता है 1 फास्फेट समूह, 2 फास्फेट समूह, 3 फास्फेट समूह। तो ये कंपाउंड लिपिड है फास्फोलिपिड्स। तो इसमें ये फास्फोलिपिड्स में होता है, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए, 1 फास्फेट समूह। 1 फास्फेट समूह, इसका आंसर ये ए सही हो जाएगा, 1 फास्फेट समूह। कोशिका झिल्ली का घटक है। कोशिका झिल्ली का घटक है ए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बी, प्रोटीन और लिपिड, सी, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो कोशिका झिल्ली में जो पाया जाता है वो प्रोटीन और लिपिड होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, वसा का मुख्य कार्य है। वसा का मुख्य कार्य है ए, ऊर्जा प्रदान करना, बी, तापमान नियंत्रित करना, सी, कोशिकाओं की संरचना का निर्माण और डी, उपरोक्त सभी। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि वसा ऊर्जा भी देती है, वसा तापमान भी नियंत्रित करती है, वसा कोशिकाओं की संरचना का निर्माण भी करती है। तो इसमें जो ऑप्शन डी वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सही सभी। फिर 9th क्वेश्चन पे आइए, वसीय अम्ल है। वसीय अम्ल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। इसका आंसर तो देख के ही पता है, आंसर सी। ठीक है, आंसर सी। इसमें देखिए, निम्नलिखित में कौन आवश्यक में अम्ल का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं, मतलब जिसमें वसा में अम्ल जिसमें नहीं है वो उसका स्रोत कौन सा नहीं है। ए, रुई के बीज का तेल, बी, नारियल का तेल, सी, सोयाबीन और डी, सूरजमुखी। तो नारियल का तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी ये सब आपने पढ़ा है। इसमें रुई के बीज का तेल जो है वसा में तेल का स्रोत नहीं है। फिर यहाँ आइए, संतृप्त वसीय अम्ल में कौन सा बंध होता है। संतृप्त वसीय अम्ल में कौन सा बंध होता है। एक बंध, द्विबंध, कोई नहीं, 1 और 2। तो इसमें एक बंध, संतृप्त वसीय अम्ल एक बंधीय होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ वसा का स्रोत है।
पशु की वसा, ट्रांस फैट, असंतृप्त और संतृप्त। असंतृप्त वसा जो होती है वह आपकी स्वस्थ वसा का स्रोत है। फिर 13वां, शाकाहारी आहार में समानता कमी होती है। संतृप्त वसीय अम्ल की, रेशे की, विटामिन सी की, संतृप्त वसीय अम्ल की। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संतृप्त वसीय अम्ल की। नेक्स्ट, सबसे कम संतृप्त वसीय अम्ल है नारियल का तेल, सरसों का तेल, खजूर और मूंगफली। तो सबसे कम जिसमें वसीय अम्ल पाया जाता है वो सरसों का तेल होता है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया था, सर्वाधिक उत्तम वसीय अम्ल शिशु के लिए है। सर्वाधिक उत्तम वसीय अम्ल शिशु के लिए है आर्किडोनिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल, फिर लिनोलोइक अम्ल। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो होगा आर्किडोनिक अम्ल, ऑप्शन ए आर्किडोनिक अम्ल। हमने 15 क्वेश्चन यहाँ आपका वसा से सॉल्व कराया है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी के कुछ क्वेश्चन है वो दूसरे पोषक तत्वों से हैं, वो हम इसके बाद आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, ये ऑब्जेक्टिव हैं और आप इनको देखिएगा। इनको मैंने इनके पहले क्लास में पढ़ाया भी है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट एग्जाम या यूजी पीजी में भी देखने को मिलते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आज सॉल्व कराया है। एक बात और बच्चों, अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो और आप आगे भी पढ़ना चाह रहे हो तो क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी बच्चों को सहायता मिल सके। ओके, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील कौन से विटामिन हैं? कल ये मैंने पढ़ाया था, विटामिन ए डी, विटामिन बी ए, विटामिन बी सी और विटामिन ए के। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ए डी ई के, और जल में घुलनशील जो दोनों बचे बी सी। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, फिर देखिए विटाउट स्पॉट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटाउट स्पॉट्स रोग किसकी कमी से होता है? ये भी कल मैंने डिटेल्स में बताया है। यह आंख से संबंधित रोग है जिसमें आंख की आंतरिक परत के ऊपर या आंख की परत के ऊपर छोटे छोटे से धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसी को स्पॉट से समझिए, धब्बे। ठीक, तो आंख से संबंधित रोग है, तो निश्चित है आंख से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो विटामिन ए की कमी से होती हैं। और यहाँ ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटाउट स्पॉट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, जिसमें आंख के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स किस बीमारी, किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो आपको बता दें रिकेट्स हड्डी संबंधी रोग है और जहां भी हड्डियों का नाम आएगा वहां पर तुरंत विटामिन डी आप याद रखिए। तो ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है ये रोग, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। रक्त स्कंदन के लिए, तो जहां भी रक्त का थक्का जमना या रक्त स्कंदन की बात आती है वहां तुरंत विटामिन के का नाम आ जाता है और ऑप्शन में दिया है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, विटामिन के की। रक्त के स्कंदन की बात है तो विटामिन के उसके लिए उत्तरदायी। फिर है विटामिन डी की रासायनिक प्रकृति है। विटामिन डी का रासायनिक प्रकृति पूछा गया है, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी एक रोग है, यहीं से हट गया। कैल्सीफोराल, टोकोफेरॉल और उपरोक्त सभी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है और इसकी रासायनिक प्रकृति है ऑप्शन बी, कैल्सीफोराल। थायमिन के स्रोत हैं हरी सब्जी, ईस्ट, दूध और उपरोक्त सभी। तो थायमिन का जो स्रोत है वो हरी सब्जियां भी है, ईस्ट भी है, दूध भी है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विकृत अस्थियों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है। अभी यहीं पर मैंने बताया कि अस्थियों की जब भी बात आए तो तुरंत आपको विटामिन डी पर आ जाना चाहिए। तो अस्थियों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, विटामिन डी। फिर 8वां कैरोटीन है। कैरोटीन तो अस्थियों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए,
ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, विटामिन डी। फिर 8वां कैरोटीन है। कैरोटीन नाम है विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन बी का और विटामिन डी का। कैरोटीन जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन ए का नाम है कैरोटीन और प्रोविटामिन। तो ये आप देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आइए, विटामिन सी है। अब विटामिन सी है, क्या है? स्कारबिक एसिड, कैल्सीफोराल, थायमिन, कैरोटीन। कैरोटीन विटामिन ए है, थायमिन विटामिन बी है, कैल्सीफोराल आपका विटामिन डी है। तो यहाँ पे स्कारबिक एसिड बच रहा है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्कारबिक एसिड। अब देखिए 10वें क्वेश्चन पे आप आइए, यहाँ पर कुछ ऐसे आते हैं क्वेश्चन मिलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिलाने के लिए आते हैं, तो सही मिलान करिए। थायमिन, पायरिडॉक्सिन, कैरोटीन, कोबालमिन। इधर लिखा है B6, B1, B12 और विटामिन ए। तो अभी देखिए जब ऐसे में समझ में ना आए तो पहले ये देखना चाहिए कि हमको क्या समझ में आ रहा है। कभी कभी तो आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत कुछ रहता है, जैसे कैरोटीन आपने पढ़ा, विटामिन ए, तो यहाँ पर आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके फूड दिए रहेंगे कि जैसे 1 का ए, बी, डी, ई, बी का सी, ए, डी, ऐसे तो आपको सही ऑप्शन में लगा देना रहेगा। तो मैं यहाँ मिलान करके आपको दिखा दे रही हूँ। पायरिडॉक्सिन जो होता है वो विटामिन B6 होता है, थायमिन जो है विटामिन B1 होता है और कोबालमिन आपका विटामिन B12 होता है, ठीक है। तो ये A, B, C, D और यहाँ भी A, B, C, D। तो जहां भी ऐसे रहेगा आपका A, B, C, D ऐसे कूट लिखे रहेंगे, फिर हो जाएगा A, B, C, D सही आंसर, D, B, A, C सही आंसर। तो जो आपका सीरियल में चल रहा है आप देखिए A के नीचे B, C, D सही आंसर, D, B, A, C सही आंसर। तो जो आपका सीरियल में चल रहा है आप देखिए A के नीचे A के नीचे B, पैरिडॉक्सिन A, कैरोटीन D और कोबालमिन C। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है आपका यहाँ रोग से संबंधित है, सही मिलान करिए। जीरोसिस कार्निया, पेलाग्रा, अस्थिमृदुता और मोकोसाइटिक एनीमिया। तो आप देखिए जीरोसिस कार्निया किसकी कमी से होता है? आंख संबंधी रोग है, तो निश्चित है विटामिन ए पे चला जाएगा। पेलाग्रा आपका नियासिन की कमी से होता है, ठीक है, नियासिन की कमी से होता है। अस्थिमृदुता, हड्डी की जहां बात आई तो विटामिन डी हो जाएगा। और मोकोसाइटिक एनीमिया यह गर्भावस्था में होने वाला एक रोग है। गर्भावस्था में विटामिन की कमी से होने वाला एक रोग है, फोलिक अम्ल की कमी से। समझ में आया? गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल की कमी से होने वाला यह रोग है मोकोसाइटिक एनीमिया। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मिलान कर दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर ऑप्शन ऐसे जैसे यहाँ पर दिया है ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, A, B, C, D, B, C, D, E, C, D, B, E। तो आपको जो सही आंसर रहेगा उस पे आपको टिक लगा देना रहेगा। तो ये विटामिन बी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे। विटामिन बी नहीं, विटामिन से रिलेटेड सारा मिक्स था और कुछ क्वेश्चन हम आगे की क्लास में सॉल्व कराएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके आंसर भी समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर क्लास आपको अच्छी लगे, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।